बीएसपी के सांसद अफजाल अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सांसद जी, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा जो है, उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा और ये कहा कि कोई भी अनहोनी हो सकती है, लिहाजा मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करवाई जाए। क्या तर्क है? देखिए, पत्र उन्होंने लिखा और उसके पीछे वजह ये आ गई कि आपको भी पता है और सबको पता है, जो भी जुडिशियल कस्टडी में लोग जेलों में हैं, इस समय जब ये कोविड-19 की महामारी फैली है, तो पूरे देश में कोई भी जेल से बंदी अदालत पे नहीं लाया जा रहा, फिजिकल उसकी प्रेजेंस नहीं की जा रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, पूर्ण पीठ ने आदेश किया है इसके लिए कि जो जेलों में बंद लोग हैं, तो मुकदमे की प्रक्रिया बाधित न हो, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाए और चलाया जाए। यह बहुत अच्छा तरीका है। कुछ मौके ऐसे होते हैं जिन मौकों के लिए जरूरी होता है कि अभियुक्त कोर्ट में लाया जाए, जैसे मुल्जिम का बयान 313, या मुल्जिम के लिए जब उस धारा का चार्ज बनता है तब। लेकिन बहुत खोल करके सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है कि ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराया जाए। अब इस बीच ये एक समस्या आई कि मुख्तार अंसारी का एक मामला आगरा में है। आगरा न्यायालय ने आदेश किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही उनकी पेशी हो, और बड़े अफसोस की बात है कि यूपी एसटीएफ के वरिष्ठ अधिकारी ने इस तरह से कुछ मैनेज किया कि उस आदेश में छेड़छाड़ कर दी गई और उसमें वो चीज हटा दी गई कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनको पेश किया जाए, ये आ गया। इस बात का संज्ञान लिया वहां की अदालत ने और बहुत गंभीरता से उन्होंने इसको सख्ती से मना किया और क्लियर कट ऑर्डर कर दिया। संदेह यहां पैदा हो गया कि भाई ये क्या तरीका है, और एसटीएफ से क्या मतलब, कौन सा बंदी किस कोर्ट में किस मुकदमे में पेश हो रहा है या नहीं हो रहा। लखनऊ में स्पेशल कोर्ट है, एमपी एमएलए के ट्रायल हो रहे हैं। यहां जो जज साहब हैं उन्होंने भी ऑर्डर कर रखा है, 2 मुकदमे इनके खिलाफ है, दोनों में कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कराई जाए और प्रक्रिया का चले मुकदमे की। यही स्थिति इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में एक मामला उल्टा है। उल्टा इस तरह से है कि मुकदमे का वादी है, गवाह है मुख्तार अंसारी, और मुकदमे का अभियुक्त है ब्रजेश सिंह। 15 जुलाई सन 2001 को जब मुख्तार विधायक अपने क्षेत्र जा रहे थे, तब योजनाबद्ध ढंग से उनके ऊपर आक्रमण हुआ था। उसमें घटना में उनका सरकारी अंगरक्षक, एक हेड कांस्टेबल भी मारा गया था, एक और लड़का, 8 लोगों को और गोली लगी। ये खुद भी इंजर्ड हुए थे। चूंकि ब्रजेश सिंह फरार रहे, 24 साल, लगभग 5 लाख का इनाम था, दिल्ली पुलिस उनको भुवनेश्वर से में पकड़ ली और वो लाई, और बड़े नामी अपराधी हैं। इस तरह से भी उनका स्टेटस समझिए कि दाऊद इब्राहिम के को अक्यूज्ड हैं। वो बॉम्बे के जेजे हॉस्पिटल कांड में, जिस कांड में दाऊद इब्राहिम के बहनोई की हत्या हुई और उसका बदला लेने के लिए हल्दानकर नाम का कोई अपराधी, उसको मारने के लिए सुभाष ठाकुर, ब्रजेश सिंह, दाऊद इब्राहिम, इन लोगों ने योजना बना करके हॉस्पिटल में घुस के और 2 पुलिस वालों की भी और उस हल्दानकर की भी और 2 एक और जो डॉक्टर थे उनको भी मार डाला। अब उस अपराधी को, जो इन दिनों बनारस जेल में बैठाए गए हैं, कोई मुकदमा नहीं है लेकिन फिर भी बनारस घर है उनका, पूरी सुविधाएं हैं उनको, स्वजातीय समीकरण भी ठीक है, और उनका भतीजा सरकारी पार्टी का विधायक है, वो खुद भी सरकार के साथ हैं, वो एमएलसी हैं, अपने धन बल का इस्तेमाल किया उन्होंने।
उनके विरुद्ध जो मुकदमा है, जिसमें मुख्तार अंसारी वादी मुकदमा है, 8 इंजर्ड लोग जिनको गोलियां लगी हैं वो मुकदमा है। अब उसकी गवाही शुरू करने के लिए एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज साहब ने समन कर दिया मुख्तार अंसारी को कि आप गवाही करिए, और इधर ये डिमांड हुई कि उनकी गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो जाए। अब एक पूरी टीम, बीजेपी के विधायक भी हैं कई उसमें, और कई बड़े नेता भी हैं, कई बड़े अधिकारी भी हैं, एसटीएफ के भी बड़े अधिकारी हैं, सबकी मिली भगत से योजना बनी कि उसको बचाना है। और ब्रजेश सिंह को बचाना है तो कैसे बचेगा? वो गवाही अगर अपने जेल में रहते हुए कर दिया तो कैसे बचेगा? तो उससे पहले इसको किसी दूसरे मुकदमे में लाया जाए, और जिस तरह विकास दुबे की गाड़ी पलट गई उस तरह से, या जिस तरह से मुन्ना बजरंगी को जेल में गोली से छलनी कर दिया गया और कह दिया गया कि कोई अपराधी था उसने मार दिया, इस तरह की कोई अनहोनी घटना उनके साथ करा दी जाए ताकि वो गवाही ना कर सकें। उसको बचाना मकसद है, पूरा मिशन ये है कि उस माफिया को, उस दुर्दांत अपराधी को जो दाऊद का भी फाइली है, उसको भी बचाया जाए, क्योंकि वो इस वक्त बीजेपी से जुड़ा हुआ है और उसके लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। उसको बचाना है तो मुख्तार अंसारी को किसी तरह से रास्ते से हटाना है। अब ये सारी चीजें खुलते खुलते खुल गई, क्योंकि मऊ में एक मुकदमा लिख दिया गया। पुराने मुकदमे में कोई नहीं आ रहा पेश होने, लखनऊ के कोर्ट में चले जाइए, कोई नहीं आ रहा, तो एक कैसे आएगा? तो नया मुकदमा लिख दिया जाए। तो एक मुकदमा लिखा गया कि 2003 में मुख्तार अंसारी अपने विधायक पद पे 2 लोगों को शस्त्र लाइसेंस देने के लिए डीएम को चिट्ठी लिखे। अच्छा, क्या उस गुनाह क्या हुआ? वो दोनों लोग मऊ के नहीं हैं, वो दोनों लोग गाजीपुर जिले के थे, इसलिए उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। उसी में को अक्यूज मुख्तार अंसारी को क्यों सिफारिशी चिट्ठी लिखा, इसलिए भी अब कोई एमपी, कोई एमएलए, किसी अधिकारी को चिट्ठी लिखता है तो आपका थाना है, पुलिस है, एलआईओ है, तहसीलदार है, एसडीएम है, एसपी है, सारे लोग जांच करते हैं। इन लोगों पे क्यों नहीं मुकदमा कायम हुआ? ये लोग लाइसेंस देते हैं, इन पे क्यों नहीं मुकदमा कायम हुआ? अंधेरपुर नगरी, बस मकसद था कि इस बहाने वारंट भेज के बुला लिया जाए। उन्होंने भेज भी दिया वारंट, उन दिनों बीमार थे, वो नहीं आ पाए। बाद में उस कोर्ट को जब पता चला तो सीजीएम साहब ने खुद ऑर्डर कर दिया कि नहीं, इसमें भी नहीं लाए जाएंगे, इसमें भी उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी होगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुस्तान के हर बंदी को अगर डायरेक्ट कोई पकड़ा जा रहा तो जेल नहीं डाला जा रहा, वो पहले ऐसे अस्थायी जेल में रखा जाता है जहां क्वारंटाइन पीरियड बीत जाए तब जेल में दाखिल किया जाए। मुलाकात बंद करा दी गई, अकेले मुख्तार को लाया जाए, इसके लिए चिट्ठी लिखवाया जाए। भाजपा की विधायिका हैं श्रीमती अलका राय ने, उन्होंने चिट्ठी लिखी, बड़ी मार्मिक चिट्ठी प्रियंका गांधी को, और बहुत मार्मिक कि हम लोग इंतजार में हैं, न्याय नहीं मिल रहा, हम लोगों के मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं। कोई सवाल नहीं पूछने गया कि आपका मुकदमा कहां चल रहा, किस अदालत में। जो मुकदमा 2019 में डिसाइड हो गया दिल्ली की स्पेशल कोर्ट सीबीआई कोर्ट में, मुलजिमान उसमें बरी कर दिए गए, उन्हें बेगुनाह मान के छोड़ दिया गया। कौन सा मुकदमा? इस तथ्य को छुपा करके, उस साजिश में शरीक होकर के, यह जीता जागता एक प्रमाण है। एक साजिश रची गई कि इस मार्मिक चिट्ठी के आधार पर हाईलाइट करा करके कुछ इस तरह का प्रबंध किया जाए कि उनको लाया जाए और उनके साथ अनहोनी। ये कहा है मुख्तार अंसारी की पत्नी ने अपने पत्र में राष्ट्रपति से गुहार लगा के, और भी तमाम उन्होंने मानव अधिकार आयोग को भी लिखा है। कदाचित उन्होंने, अभी वो कापियां मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी लिखा है, सबको लिखा है। क्यों न लिखे, एकदम खुली किताब की तरह से। आप कहते हो कि हम माफियाओं के विरुद्ध एक उनका उन्मूलन करने का अभियान चला रहे हैं, ऑपरेशन क्लीन, और ब्रजेश सिंह को आप के लिए सुरक्षा का अभियान चला रहे हैं। मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि ब्रजेश सिंह को बचाने के लिए हाँ, मुख्तार अंसारी को 100%। आप बताइए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि माननीय लोगों के विरुद्ध डे टू डे सुनवाई हो। वो भी जेल में है, वो भी जेल में है, काहे लिए गवाहियां नहीं हो रही?
कोई पूछ सकता है क्यों गवाही? 19 साल पहले का मुकदमा है, 19 साल पहले का मुकदमा, हत्या किया है उन्होंने। 50 मुकदमे में, जघन्य हत्याओं के मुकदमे में वो अभियुक्त हैं, और अपने बल पर, अपने जुगाड़ पर, अपने सत्ता के प्रभाव से जितने मुकदमे ट्रायल होते गए, छूटते चले गए। अब भय है कि पहली बार ऐसी सिचुएशन है, जिन लोगों को गोलियां लगी हैं वो मानेंगे नहीं, गवाही करेंगे। तो जब गवाही कर देंगे तो कैसे बचेंगे? अच्छा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के तमाम सारे विधायक इसमें इन्वॉल्व हैं, बड़े अधिकारी इन्वॉल्व हैं, यूपी एसटीएफ इसमें इन्वॉल्व है। सब 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 लोग इन्वॉल्व हैं, और सब लोग उसकी हत्या करने के लिए फुल प्रूफ योजना बना चुके हैं। यह गुहार इसीलिए लगाई गई है महामहिम राष्ट्रपति से कि भाई, इस देश में लोकतंत्र है, संविधान है, कानून है, रूल ऑफ लॉ है। इस तरह से योजनाबद्ध तरीके से ये अगर कोई मिशन बना के किसी स्टेट की पूरी हुकूमत पीछे पड़ जाए तो कैसे, क्या रास्ता बचता है? इसके अलावा न्यायपालिका है और महामहिम राष्ट्रपति हैं, या जहां कहीं न्याय की गुंजाइश दिखाई देगी उसके यहां लिखा जाएगा। उन्होंने तो योगी जी को भी पत्र लिखा था। अफशाह ने योगी जी को 2 पत्र लिखे हैं। मैंने योगी जी से 5 बार टाइम मांगा है, मैं संसद सदस्य हूं। मैंने 5 टाइम उनके यहां अपने लिए मुलाकात का समय मांगा है, और मुझे नहीं मिले, आज तक नहीं मिले। क्या तर्क दिया जाता है? कुछ नहीं कहा जाता है कि साहब नाम नोट कर लिया, फोन नंबर बता दीजिए, उपलब्ध हैं लखनऊ में? हाँ साहब उपलब्ध हैं, आपको बताया जाएगा। फिर पूछता हूं क्या साहब कुछ सूचना है? नहीं साहब, लिस्ट भेजी गई थी, जिनसे मिलना था उसको टिक कर दिया, आपका नहीं है। अच्छा भैया, तब तो आज वहां गए, आज वहां गए, आज वहां गए, इस दिन फिर आप कर लिए, फिर नोट कराया, फिर नोट कराया। ऐसे क्या लगता है आपको, क्यों नहीं मिल रहे? भाई, एक संसद सदस्य अपने प्रांत के चीफ मिनिस्टर से मिल नहीं सकता, समय मांगते पर समय नहीं उसे दिया जा सकता, इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या होगा लोकतंत्र के लिए? ये परिस्थितियां हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यूपी में अलग अलग जगहों पे ये कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी ने कई अवैध संपत्तियां बनाई, उसका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। कृपा पूर्वक मेरे बात सुनिए। जिस जगह बैठे हैं ये मेरा घर है। मुख्तार अंसारी मेरा भाई है, मुझसे 10 साल छोटा है। अभी बगल में इसके एक प्लाट है, वो मेरी मां के नाम था, वहां उनका नक्शा भी पास था, और 2 टावर थे, गिरा दिया गया। इसको गिराने के लिए सारी कवायद कर ली गई। नक्शा, कई नोटिस आप लोगों को दी गई, उसको भी पहले नोटिस आई कि आपका नक्शा नहीं पास है, आप आके बताइए कि 17 तारीख को कि क्यों न गिरा दिया जाए। जब हमने जाके नक्शा दिखा दिया, जब हमने परमिट दिखा दिया, तो कहा गया पैसा कहां जमा हुआ, सारी रसीदें दिखा दिया। कौन सोचता है कि 20 साल से 15 साल से कोई रसीद रखेगा? एक एक रसीद दिखा दिया। तो अब प्रिस्क्राइब अथॉरिटी की यहां कार्रवाई उसी तरह से बरकरार रखते हुए अब वीसी साहब के यहां से नोटिस आ गई, आपका नक्शा स्वीकृत तो जरूर है, लेकिन क्यों ना ये नक्शा निरस्त कर दिया जाए। क्यों निरस्त कर दें? इसलिए कि डीएम साहब का रिपोर्ट आई है कि ये भवन 93 नंबर की अराजी पे है, और 93 नंबर की अराजी को एसडीएम सदर लखनऊ ने निष्क्रांत घोषित कर दिया है। अरे, एसडीएम सदर लखनऊ निष्क्रांत कैसे घोषित कर दिए? क्या तो 33/39 की कार्रवाई में कर दिए। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 यह रिपील हो चुका है। इसमें एसडीएम को अब अधिकार ही नहीं है कि वो क्या तो कागजात में अभिलेख दुरुस्त करने के धारा में उन्होंने फिर इसको निष्क्रांत कर दिया। एक व्यक्ति एहसन एहतशाम जो पीड़ित था, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में गया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उसके रिवीजन को स्वीकार किया, और एसडीएम के 14 अगस्त के आर्डर को स्थगन आदेश जारी कर दिया, फाइल तलब कर ली, रिवीजन वहां सुना गया। अब उस पर फैसला सुरक्षित था। आज हमको पता चला कि जिस अधिकारी के यहां, जिस न्यायिक अधिकारी के पास जो राजस्व बोर्ड में ये मुकदमा सुना गया था, जिसने स्टे दिया था, आज उसका ट्रांसफर कर दिया गया राजीव शर्मा का। वीसी साहब को कहा गया कि आप सिर्फ नक्शा निरस्त करके क्यों रह गए, क्यों नहीं गिरवा दिए? पहले नक्शा निरस्त कराया गया, फिर उनको हटा दिया गया। एसडीएम साहब से 14 अगस्त का आर्डर 33/39 में ले लिया गया
एसडीएम साहब को भी हटा दिया गया। तहसीलदार से रिपोर्ट लिखवा ली गई, ये निष्क्रांत संपत्ति है, ये नंबर है, ऐसे ऐसे, तहसीलदार साहब हटा दिए गए। ये क्या हो रहा, क्या हो रहा? एक अजीब तरह का, लगता ही नहीं है कि देश में आखिर कानून का राज्य है। ये कैसे कैसे ये बचेगा, ये नहीं समझ में आ रहा। अब न्यायपालिका एक है, माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ये विषय वहां है। हमारी पत्नी की तरफ से जब नोटिस दी गई, नक्शा निरस्त कर दिया गया, सारा कागज देखने के बाद भी, तब हम लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है इस पे। 4 हफ्ते में उनसे मांगा है कि आप लाइए, काउंटर दीजिए, इनके जो तर्क हैं उसका आप काउंटर दीजिए, और हमको कहा है कि 2 हफ्ते में आप रिजॉइंडर दे दीजिए। अभी तक तो काउंटर उनका आया नहीं। काउंटर आया होता तब तक 12 न्यारा हो गया होता। अब जिस मामले में सीधा बात है कि जिस मामले में सिविल प्रोसीडिंग चल रही है, उसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैसे कूदेगी भाई? मेरी वाइफ के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर दी गई हजरतगंज थाने में 420 की। क्या? तो आपने धोखाधड़ी करके, धोखाधड़ी तो लिखा नहीं उसमें, लेकिन आपने सरकारी जमीन पर भवन बना करके और उस पर काबिज होकर के रह रही हैं, करोड़ों रुपए की जमीन को गबन कर लिया है, हड़प लिया है, सरकार की क्षति पहुंचाई है। पता नहीं एक को लाइन कहीं नहीं लिखा है जिससे 420 बनता हो। किसके साथ छल किया? कुछ नहीं, लेकिन अब कर दिया उन्होंने। अब उसको झेल रहा आदमी। हम माननीय उच्च न्यायालय में याचिका हमारी दाखिल हुई है। हम कोशिश करेंगे कि हमें न्याय मिले। जिसको भी संविधान में विश्वास है, लोकतंत्र में विश्वास है, कानून में विश्वास है, स्वतंत्र न्यायपालिकाएं हमारे देश की, हमें गर्व है उसके ऊपर, तो वो तो सहारा लेगा कानून का, न्यायपालिका का। हम जा रहे हैं उनके शरण में, हम बात रखेंगे और कानून के रास्ते से हम चाहेंगे इंसाफ हो। लेकिन ये क्या तरीका है कि बोर्ड के जिस मेंबर ने स्टे दिया उसका ट्रांसफर, वो फैसला देने से पहले ट्रांसफर, बहस हो चुकी है। अब वहां देखिए क्या होता है। बहुत कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन स्थिति ये आ गई है कि हम जो सोच लिया वो जायज हो या नाजायज हो, उसको करो। ऐसे ऐसे अधिकारी हैं जो बिलबिला रहे हैं, लोगों को धमका करके, गाली दे दे करके उनसे नाजायज काम कराने की कोशिश की जा रही है। एक सवाल और पूछ रहा हूं आपसे। आपने जिस अनहोनी की बात कही, पत्र में जो मुख्तार अंसारी की पत्नी की तरफ से लिखा गया, जो बात आप कह रहे हैं, क्या आशंका है आपको? मुझे ये है कि अभी तक तो जो भवन गिराए जा रहे हैं, चाहे होटल या उनके गोदाम या किसी भी तरह से जो भी निर्माण, उसको कह दिया जा रहा है सब अवैध है, सब गिरा दिया जाए। आप बताइए, देश की व्यवस्था में यह है कि अगर एसडीएम की कोर्ट से कोई निर्णय आता है तो हम ऊपर की अदालत में उसको चुनौती दे सकते हैं, अपील कर सकते हैं, उसकी यहां से ऊपर की अदालत, ये सिस्टम है ना। लेकिन शनिचर की रात में 7 बजे निर्णय दिया जाएगा कि गजल होटल गिरा दिया जाए, अतवार को कोई जा ना सके कहीं, और सुबह 6 बजे 5 ठो जेसीबी और पोकलैंड लगा के गिरा दिया जाएगा। कहां है, क्या हो रहा है बताइए? यही परिस्थितियां हैं जो सोचने पे मजबूर कर रही हैं कि मुख्तार ही अंसारी नहीं, अब तो हद हो गई। पत्नी के खिलाफ एफआईआर, बच्चों के खिलाफ एफआईआर, पुरस्कार घोषित, पूरे प्रदेश में अपराध की बाढ़ आ गई है। ध्यान हटाना है लोगों का उधर से। महंगाई, बेरोजगारी, जिसको लेके हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। 80 रुपए 100 रुपए किलो प्याज, 50 रुपए 40 रुपए किलो आलू, और 50 रुपए किलो का आलू का बिया लेकर के किसान बोएगा और जब पैदा होगा तो 5 रुपए किलो। 4000 रुपए किलो का बिया है इस वक्त प्याज का, 4000 रुपए, 4500 रुपए किलो, और किसान बोएगा जब पैदा होगा तो उसका दाम 5 रुपए किलो। ये व्यवस्था पूरा तहस नहस हो गया है।
किसान अलग बर्बाद, व्यापारी अलग बर्बाद, तमाम बेरोजगारों की फौज है, अपराध बढ़ा जा रहा है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, भ्रष्टाचार चरम पे है, बिना घूस लिए कोई काम नहीं हो रहा, सब तरफ से ध्यान कैसे हटेगा? तो ऐसे मामलों में उलझा के रखा जाए कि टीवी वाले, अखबार वाले उसी को लिखते चले जाएं, अरे ऑपरेशन क्लीन चल रहा है, ऑपरेशन क्लीन चल रहा है। अरे कौन सा ऑपरेशन क्लीन है भाई? ऑपरेशन क्लीन है तो ब्रिजेश सिंह के खिलाफ क्यों नहीं चल रहा है? ऑपरेशन क्लीन है, मैं नाम नहीं लूंगा, तब पूरी तरह से भेदभाव, पूरी तरह से एक इमारत चिन्हित की जाएगी, एक वर्ग की, एक जाति की, एक संप्रदाय की, एक कौम की और कुछ लोगों की, उसी पे सारा बुलडोजर चलेगा। ये भेदभाव नहीं है। कहां ले जा रहे हैं देश को? समाज को आप बांट रहे हैं, देश में नफरत की खाई आप खन रहे हैं। आप इतने जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, आपके मुंह से निकलता है कि ठोक दिया जाएगा, आपके मुंह से निकलता है कि राम नाम सत्य है करा दिया जाएगा। ये खुराफाती जो लोग सड़कों पे हैं, तो जो हालात हैं देश के, हर क्षेत्र में लोग परेशान हैं। और ये सरकार, चाहे प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार, इस देश को, इसमें जो कुछ भी है, उस सब चीज को बेच रही है। सड़कें बिक गई, रेल बिक गई, जहाज बिक गए, एयरपोर्ट बंधक रख दिए गए। इनकी सरकार आने के पहले जो सरकारें रही हैं जिसने कुछ भी बनाया देश में, फैक्ट्रियां बिक रही हैं। गन्ना किसानों का कर्ज आज भी अदा नहीं कर पा रही है सरकार, और गन्ना की बुआई का समय आ गया। किसान तबाह, बेरोजगार तबाह, आप बेचने में मस्त हो, लाल किला बंधक रख दिए। ये तो देश की आजादी के पहले से भी जो चीजें बनी हैं वो भी अब कुछ नहीं बचेगा। सड़क बेच रहे हैं आप। एलआईसी जैसी संस्था जो सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली संस्था है, आप उसका शेयर बेच रहे हो। क्या होने वाला है? हमको सपना दिखाया गया था कि हम विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन विश्व गुरु बनेंगे और औकात हमारी बांग्लादेश से भी नीचे हो गई। हम काहे लिए विश्व गुरु बनेंगे? हम किस क्षेत्र में विश्व गुरु बनेंगे? रिजर्व बैंक में रखा हुआ सोना तक हम निकाल लिए, रिजर्व बैंक में रखा हुआ जो रिजर्व धन था हम निकाल लिए। हम कर्ज में डूब गए। हमारे बेरोजगारों के सामने भूखमरी है, मां बाप बीमार हैं, उनकी दवा के लिए पैसा नहीं है। इन अस्पतालों में कोरोना से कितने लोग मरे वो अलग बात है, जिनको दूसरे रोग थे उनका इलाज नहीं हो पाया। लोग दर दर की ठोकरें खाते रहे। प्राइवेट हॉस्पिटलों में इतना महंगा प्रबंध था कि एक आम आदमी तो जा नहीं सका। क्या 500 रुपए महीने में और 5 किलो अनाज पर इस देश को पाला जा सकता है? यह नहीं होगा। जनता में बहुत आक्रोश है। तो कहने का मतलब ये इस प्रकरण को लाके बाकी सारे मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है। बिल्कुल। इस समय इस तरह का जो खुराफाती काम हो रहा है, ये मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए आपसे भी कहा जाएगा यही दिखाते रहिए। किसी के सामने ये सीन नहीं आनी चाहिए कि देश में एक अराजकता का माहौल हो गया है। ये सीन छिपा दो कि किसी तरह से एक हाईलाइट हुआ, मीडिया ने ठीक से उसमें काम कर दिया, और आप देख लीजिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय सब गंभीर हो गया। लेकिन रोज कांड हो रहा, रोज बेटियों के साथ इज्जत लूटी जा रही, टुकड़ों में काट काट के फेंक दिया जा रहा। मंच पर वोट मांगने जाए और डायलॉग बोलिएगा कि राम नाम सत्य है कर देंगे, इससे कानून रुकेगा? इससे अपराध रुकेगा? अपराध रोकने के लिए अगर गिराना है इनको कुछ, तो अपराध का गिराफ कम करें। इमारत क्या गिरा रहे हैं? गाजीपुर में तो हॉस्पिटल गिरा दिया, शम्मे गौसिया हॉस्पिटल, वहां के सरकारी हॉस्पिटल से भी 10 गुना बेहतर हॉस्पिटल, ट्रामा सेंटर, मेडिकल कॉलेज, नर्सों की ट्रेनिंग का कॉलेज, सब गिरा के तहस नहस कर दिया। 100 करोड़ की संपत्ति को क्षति पहुंचा दिया वो शम्मे गौसिया वालों की। और वो सीधे सपाट इंसान, पूरे कोरोना काल में करोड़ों रुपया उस आदमी ने मानवता के नाम पे खर्च किया, और सारे सरकारी
साधनों जहां कमी थी उसने अपने साधन मुहैया कराए और उसको बर्बाद कर दिया। किसी के ऊपर भी ये मुख्तार अंसारी का आदमी है, उसके साथ जो भी ज्यादती कर दी जाए उसको जस्टिफाई। क्यों भाई, आप किस तरह का व्यवहार हमारे साथ कर रहे हैं? हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदारों का लिस्ट बना रहे हैं, पता कर रहे हैं। हम लोग चोर उचक्के हैं। हमारे बाप दादा ने देश को आजादी कराने के लिए संघर्ष किया है। 12 लोग एक परिवार में हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जो जेल गए हैं, जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया है देश को आजाद कराने के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा में बलिदान दिया है। ब्रिगेडियर उस्मान, जिन्होंने कश्मीर को वापस नौशेरा घाटी लेने के लिए, वापस झांगर घाटी लेने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी मातृभूमि की रक्षा में। महावीर चक्र मिला। हम उस परिवार के लोग हैं जिसमें ब्रिगेडियर उस्मान थे, जिसमें आसिफ अंसारी जैसे जज पैदा किए, जिसने अहमद अंसारी जैसे जज पैदा किए। प्रशासनिक सेवा से लेकर, न्यायिक सेवा से लेकर के, और राजनीति के क्षेत्र में भी, समाज की सेवा के क्षेत्र में भी, देश के निर्माण में भी हमारे परिवार का एक योगदान रहा है। उन्हीं पूर्वजों का खून हमारी रगों में है और हम बुराई से, इस आतंक से डरने वाले नहीं हैं। हमें डरा नहीं सकेंगे ये। हमारे रगों में उन पूर्वजों का खून है जो जुल्म और ज्यादती के खिलाफ कभी भी अपनी आवाज को दबा नहीं सकते और बुलंद होकर के बोलेंगे। तो ये बीएसपी के सांसद और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी हैं, जिन्होंने आज साफ कर दिया है कि जो भी कार्रवाई मुख्तार अंसारी के खिलाफ की जा रही है वो पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है और उसी के मद्देनजर मुख्तार अंसारी की पत्नी की तरफ से राष्ट्रपति को पत्र भेजा गया है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।